अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स को पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था और रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट पे एंड किया था कि इन सारे प्रोसेस से होते हुए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज़ करना, तो इनसे होते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हमने मलेरिया को जो है एज एन एग्जांपल लेना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, कि मलेरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है, तो ज़ाहिर बात है बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसको किस तरह से हिस्ट्री देखनी है, कैसे डिस्कवर हुआ, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या क्या डिडक्शंस आई, कैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, पूरी एक स्टोरी की फॉर्म में आपकी बुक में बताया गया है। तो हम इसे आपकी बुक से ही रीड करेंगे और जो जो बातें बीच में आती जाएंगी, जैसे क्वेश्चन बनता है उसे समझते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा और भी स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में मलेरिया जो है कॉमन डिजीज़ है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द काजेज़ एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। हम हिस्ट्री के थ्रू देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने इसके काजेज़ और ट्रांसमिशन के ये क्यों होती है और किन वजूहात से एक से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है, कैसे उसे स्टडी किया, कैसे सॉल्व किया। इन एंशंट टाइम्स मोर दैन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, फिजिशियन वर फेमिलियर विद मलेरिया, वो मलेरिया से फेमिलियर थे मगर उन्हें इसका नेम नहीं पता था कि इसे मलेरिया ही कहा जाए। मींस किस तरह से सिम्टम्स मलेरिया वाली थी मगर मलेरिया का नाम उसे बाद में दिया गया। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर, जिसमें ठंड भी लगती है, बुखार भी होता है, विद रिकरिंग अटैक्स, जिसके बार बार जो है आप कह लें वो अटैक करता है। फिर उन्होंने एक और चीज़ इसके बारे में डिस्कवर की कि ये उन लोगों में कॉमन था जो लिविंग इन लो मार्शी एरियाज़, जो बिल्कुल आप कह लें मार्शी का मतलब है दलदली या जहाँ पर पानी खड़ा हो, निचले इलाके, जो आप कच्ची आबादियाँ कह लें अपने सिटीज़ के लिहाज से जब हम कहेंगे, जहाँ पर इतना अच्छा सेवरेज का इंतज़ाम ना हो, वहाँ पर उन लोगों में ये कॉमन था। तो उन्होंने इससे ये नतीजा निकाला कि जो इस पोल्यूटेड वाटर मौजूद है, इसकी वजह से जो एयर है वो भी पोल्यूट हो रही है। फिर उस पोल्यूट एयर में जो लोग सांस ले रहे हैं, उसे इनहेल कर रहे हैं, उनकी वजह से उनमें ये डिज़ीज़ हो रही है। इट वॉज थॉट दैट द स्टेंजेंट वाटर, स्टेंजेंट मीन्स जो पोल्यूट हुआ हो, ऑफ मार्शेज पॉइजन द एयर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हुई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर, इस बुरी हवा में सांस लेने से पीपल्स जो लोग थे उन्हें मलेरिया हो गया। इसी ऑब्जर्वेशन की बिना पर इसे मलेरिया का नाम दिया गया। इटालियन वर्ड्स हैं, मेला का मतलब है बैड एंड एरिया का मतलब है एयर, कि बैड एयर में सांस लेने से जो मलेरिया है वो जो पहली ऑब्जर्वेशन दी गई। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ लोगों ने उन इलाकों का पानी भी पिया मगर उन्हें उससे मलेरिया नहीं हुआ। इन द 17th सेंचुरी व्हेन अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मौजूद थे जो बहुत सी डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ होते थे। तो वहाँ से यूरोप में बहुत सारे प्लांट्स भेजे जाने लगे और क्विना एक ट्री था जिसकी बार्क, जिसे हम छाल कहते हैं, दरख्त की छाल, बहुत ही आप कह लें फीवर्स के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद थी। और वो चूँकि मलेरिया डिस्कवर हो चुका था इसलिए वो इतनी ज़्यादा भेजी जाने लग गई कि आप कह लें उसकी इधर भी शॉर्टेज हो गई और उधर भी इतनी ज़्यादा नहीं भेजी जा सकती थी। इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप, इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं ले जा सकते थे। फिर एक प्लांट था जिसका नाम था सिनकोना, जो कि बिल्कुल रिजेंबर लगता था क्विना से, सेम एक जैसे ही थे, बहुत थोड़ा दोनों में फ़र्क था। और कुछ ताजर हजरात जो थे वो इस तरह के थे, डिसहोनेस्ट मर्चेंट्स का नाम दिया गया है, जो कि ईमानदार नहीं थे। उन्होंने क्विना की बजाय सिनकोना को यूरोप में भेजना शुरू कर दिया, विच क्लोजली रिजेंबल्ड क्विना। अब उन्होंने तो डिसहोनेस्टी की, दिस डिसहोनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, मगर ये फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि सिनकोना बार्क में वो चीज़ मौजूद थी जो कि मलेरिया को ट्रीट करती थी, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती थी। और वह क्यों फ़ायदेमंद थी मलेरिया के ख़िलाफ़? क्योंकि सिनकोना बार्क में क्विनीन मौजूद होता है जो कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ मेडिसिन जो आजकल भी यूज़ हो रही है मलेरिया के लिए, जिसमें हमारे पास आप कह लें बासोकीन आ जाती है, रसोकीन आ जाती है, तो एंड में आप देखेंगे क्विनीन से मिलता जुलता जो है नेम वो यूज़ हो रहा होगा। फिर बताया गया है कि उस टाइम जो फिजिशियंस थे उन्होंने मलेरिया को ट्रीट करना शुरू कर दिया सिनकोना से, उन्होंने काजेज़ नहीं जाने कि ये हो क्यों रहा है। 200 years later it was found that some diseases are caused by living organism, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। जब ये डिस्कवर हुआ तो ये भी सोचा जाने लग गया
कि मलेरिया जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, माइट बी काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन द लेविरियन उसने सर्च करना शुरू की कि काज ऑफ मलेरिया है क्या। उसने जो है एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और उसने नोटिस किया कि उसके ब्लड में बहुत टीनी क्रीचर्स जो हैं, लिविंग क्रीचर्स मौजूद हैं। और उसने ये अपनी जब इसको आप कह लें रिसर्च को पब्लिश किया, मगर उसकी इस डिस्कवरी पे किसी ने भी यकीन नहीं किया, किसी ने भी उसे सही नहीं माना। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय द साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी का यकीन नहीं किया। 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient। 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने भी वही सेम क्रीचर्स को एक और मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ऑब्जर्व किया। 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, दूसरी डिस्कवरी के 3 साल बाद, यानी कि जो लेविरियन ने डिस्कवरी की थी उसके 5 साल बाद एक और फिजिशियन ने भी उन्हें ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, और जो वो लिविंग क्रीचर्स ब्लड में मौजूद थे उन्हें प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अब जो जितनी भी अब तक स्टडी हुई, जो भी हुआ, उसको उससे जो सजेशंस मिली उनकी मदद से जो मेजर 4 ऑब्जर्वेशंस थी वो मलेरिया के मतलब बनाई गई। जो पिछली स्टडी भी देखी गई और अब वाली जो स्टडी थी, ऑब्जर्वेशंस की गई वो भी थी, उनसे 4 ऑब्जर्वेशंस निकाली गई। अब वो 4 ऑब्जर्वेशन मलेरिया के बारे, और ये क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि 19th सेंचुरी की जो 4 ऑब्जर्वेशन दी गई थी मलेरिया के बारे में वो बताएं, तो उसमें आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अब वो 4 ऑब्जर्वेशन क्या थी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और जो आप कह लें दलदली इलाके हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो मौजूद है, क्योंकि उन्हीं वहाँ के ही रहने वालों को ज़्यादा मलेरिया हो रहा था। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो दी गई वो ये दी गई कि मलेरिया के अगेंस्ट जो क्विनीन है इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनीन एक इफेक्टिव ड्रग है, एक अच्छी ड्रग के तौर पर काम कर रही है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, जो कुछ वॉलंटियर्स ने ड्रिंक किया था वाटर, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट काज मलेरिया, मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और चौथी जो सबसे मेजर ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि मलेरियल पेशेंट्स का जो ब्लड है उनमें प्लाज्मोडियम को देखा जा सकता था। तो ये सिंपल सी 4 ऑब्जर्वेशंस उस टाइम को की रिसर्च के मुताबिक देखते हुए बनाई गई। और ये आपने 19th सेंचुरी की अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती हैं तो उसमें आप ये राइट करोगे। अब इन 4 ऑब्जर्वेशन को देखते हुए पहले तो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई, मलेरिया एक प्रॉब्लम थी, फीवर हो रहा था। दूसरा स्टेप जो हमने बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ा था वो था ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन भी हमारे सामने आ गई। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस के एक जनरल सा आंसर देने की कोशिश करनी है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देनी है। We know that scientist uses whatever information and observation he has and makes one or more hypothesis, और जो hypothesis बनाई गई ऑब्जर्वेशन से वो ये थी, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम ही है। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई है। अब हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप था इसी हाइपोथेसिस से डिडक्शंस ड्रा करना, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देना। जैसे हमने जब लेक्चर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, ऑल बर्ड्स है विंग्स, ये हमारी तब हाइपोथेसिस थी। और हमने इससे डिडक्शन क्या ड्रा की थी को फिर जो स्पैरो है उसके भी जो विंग्स हैं वो मौजूद होंगे और वो एक बर्ड है। इसी तरह अगर प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है तो इसकी डिडक्शन ये बनेगी कि जितने भी मलेरियल पेशेंट है सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम को मौजूद होना चाहिए, किसी एक आधे के में नहीं होना चाहिए, सब में मौजूद होना चाहिए। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, और फिर उन्होंने उससे डिडक्शंस को ड्रा किया और जो डिडक्शन ड्रा की गई वो ये थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया, तो जितने भी लोग मलेरिया की वजह से बीमार हैं शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम को मौजूद होना चाहिए। अब हमारे पास डिडक्शन भी आ गई। अब डिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, क्या वाकई सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट विच वर डिजाइंड एज। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने किया क्या कि 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया क्या कि इन 100 जो हैं हमारे पास पेशेंट्स हैं इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं। अब हमने एक्सपेरिमेंट जब पढ़ा था तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो हम अब 100 मलेरियल पेशेंट्स ले रहे हैं, तो कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे जिनमें वो सिचुएशन ना हो, यानी कि हम 100 हेल्थी पर्सनस लेंगे। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। अब एक कंट्रोल ग्रुप भी हमने लिया, द ब्लड ऑफ 100
हेल्थी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। 100 ही इन्फेक्टेड और 100 ही हेल्थी पर्सन को आप कह लें टेस्ट किया गया। अब उसके रिजल्ट ने जो हाइपोथेसिस थी और जो डिडक्शन थी उसे सच साबित किया। ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तमाम मलेरियल जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो मतलब जो डिडक्शन साइंटिस्ट ने ड्रा की थी वो बिल्कुल ठीक थी। वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्थी पर्सन, मगर जो 100 हेल्थी पर्सन की टेस्ट किए गए उनमें से भी जो 7 थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम जो था वो मौजूद था और ये इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब होस्ट में पैरासाइट इंटर होता है, कोई भी डिजीज़ काजिंग जर्म इंटर होता है, तो अपनी वो सिम्टम शो करने से पहले जितनी देर बॉडी में रहता है, स्टे करता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो 14 डेज़ कहा जाता है कि 14 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 14 डेज़ ये आपकी बॉडी में रहता है और उसके बाद इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड वाला भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी डेफिनेशन इसी के आगे लिखी गई है। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट, वो टाइम जब पैरासाइट बॉडी में इंटर होता है, एंड द अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और जब सिम्टम्स अपेयर होती हैं, इन दोनों के दरमियान वाला जो टाइम है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब वो कहते हैं कि जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही कन्विंसिंग थे, जिसकी मदद से जो हमारी हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, वो बिल्कुल सच साबित हुई। अब हाइपोथेसिस के सच साबित होने के बाद अगला क्वेश्चन जो राइज हो रहा था वो ये था कि जो प्लाज्मोडियम सबके ब्लड में मौजूद है ये किस तरीके से जो ब्लड में वो आया। ना तो मार्शी जो वाटर है उसे पीने से मलेरिया हो रहा था, तो वो जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, तो ये किस तरीके से प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में आया। उस पर जाने से पहले हम ये एक साइड बॉक्स दिया गया, इसको रीड कर लेते हैं। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। वो बता रहे हैं कि मलेरिया और किसी भी बीमारी से इतने लोगों की डेथ नहीं हुई जितनी मलेरिया की वजह से हुई है, और ये पूरी एग्जाम्पल इसलिए बताई गई है कि कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज हुआ, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे इंटर होता है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये दूसरा आप कह लें एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ गया। ये ऑब्जर्वेशन थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिज। मलेरिया जो है वो मार्शी एरिया से एसोसिएटेड है और मार्शी एरियाज़ का वाटर पीने से मलेरिया नहीं होता। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिज डज नॉट काज मलेरिया। अब जब वो पानी पीने से नहीं होता तो मलेरिया किस तरह से हो रहा है। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। तो उन्होंने ये बात सोची कि पानी पीने से नहीं हो रहा मगर किसी ऐसी चीज़ की वजह से हो सकता है जो उस पानी पे भी मौजूद हो। तो इन 1883 फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। A.F.A. किंग ने 20 ऑब्जर्वेशन दी और जो किंग की मेजर ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के हवाले से भी लॉन्ग के हवाले से भी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसने जो थी वो ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन हु स्लेप्ट इनडोर्स। यानी कि जो लोग बाहर खुली हवा में सोते हैं आउटडोर्स, उनको ज़्यादा चांस होता है मलेरिया होने का, जबकि जो अंदर सोते हैं कमरों में उनको चांस नहीं, कम होता है। दूसरी ये कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। जो लोग नेट्स यूज़ करते हैं जिसे हम मच्छरदानी वगैरह कहते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, जबकि जो नहीं यूज़ करते उनको चांस ज़्यादा होता है। तीसरा जो उसने ऑब्जर्वेशन मेजर दी वो ये थी, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। और जो धुएं के करीब, आग के धुएं के करीब सोते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। अब देखने में तो बिल्कुल सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस लग रही हैं कि ये बातें तो सारी हमें पता हैं, मगर उस टाइम में 1883 में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि तब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हाइपोथेसिस जो ड्रा की गई वो ये की गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, के जो मच्छर हैं उनकी वजह से मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है। अब इस हाइपोथेसिस से हम आगे हमने डिडक्शंस ड्रा करनी है। अब इससे क्या डिडक्शन ड्रा हो सकती है कि अगर मच्छर की वजह से मलेरिया जो है ट्रांसमिट हो रहा है, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो जितने मॉस्किटोज़ हैं उनके ब्लड में भी मौजूद होना चाहिए। तो डिडक्शन ये दी गई, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज़। प्लाज्मोडियम को भी मच्छरों में प्रेजेंट होना चाहिए। और वो कैसे ले सकते हैं, बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। जब वो किसी मलेरिया के पेशेंट को बाइट करते हैं तो वो उनके ब्लड में आ जाता है। अब ये दूसरे एक्सपेरिमेंट की डिडक्शंस तक बात आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये बात जो डिडक्शन है ये ठीक है या नहीं है। तो रोनाल्ड रोस ने
जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था 1880s में इंडिया में वह काम कर रहा था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने एनोफिलिस मॉस्किटो, ये उसकी एक आप कह लें स्पीशी है, एक नस्ल है, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को और फिर उसने उस जो था हमारे पास मॉस्किटो उसे किल कर दिया। और कुछ दिनों बाद उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो था उसके स्टमक में, उसके ब्लड में जो है वो मौजूद था। तो ये बात, एक बात तो प्रूव हो गई कि मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से ही, काटने से ही जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज़ में ट्रांसफ़र हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब मॉस्किटो को अलाउ किया जाए कि वो किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करे और फिर देखेंगे क्या वाकई मलेरिया इस तरह ट्रांसफ़र होता है। मगर ये डेंजरस था, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले ह्यूमंस पे टेस्ट करने की बजाय किसी और चीज़ पर टेस्ट किया जाए। तो उन्होंने स्पैरो को, चिड़िया के ऊपर टेस्ट किया। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्थी पर्सन। उन्होंने सोचा कि हेल्थी पर्सन को बाइट करवाया जाए। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर बात सच होगी, द हेल्थी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो जो सेहतमंद इंसान था उसे मलेरिया हो जाएगा। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इंसानों का इस्तेमाल अभी नहीं किया क्योंकि वो सीरियस हो सकता था। रॉस यूज स्पैरोज, उसने स्पैरोज को यूज़ किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एक स्पैरो जिसे पहले ही मलेरिया हो चुका था उसे बाइट करवाया गया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स। रॉस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। जब उन्होंने मलेरियल जो इन्फेक्टेड स्पैरो थी उसे बाइट किया तो उनके ब्लड में भी या स्टमक में भी जो है प्लाज्मोडियम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब हेल्थी स्पैरोज को बाइट करवाया जाता। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्थी स्पैरो। जब उन्होंने हेल्थी स्पैरो को बाइट किया, रॉस फाउंड दैट द स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, स्लाइवा का मतलब है जो हमारे माउथ में स्टिकी सा मटीरियल होता है उसे स्लाइवा कहते हैं, कंटेन प्लाज्मोडिया, उसमें प्लाज्मोडिया मौजूद था। एंड दीज इंटर द स्पैरोज ब्लड, और ये चिड़िया के ब्लड में भी इंटर हो गया। वैन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्थी स्पैरोज, और जब इन हेल्थी स्पैरोज इनको बाइट करवाया गया था, इनको चेक किया गया तो उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मिले। अब जो हाइपोथेसिस थी वो स्पैरो पे तो ट्रू साबित हो गई थी, चिड़िया पे सच साबित हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप था कि उसे ह्यूमंस पे परफॉर्म किया जाता। ह्यूमंस वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसे स्टडी करने से पहले साइड बॉक्स रीड कर लेते हैं। इनफैक्ट क्विनीन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर द मलेरिया फ्रॉम द 17th to the 20th सेंचुरी। 17वीं आप कह लें सदी से लेकर 20वीं सदी तक जो थी, क्विनीन ही सिर्फ वो ड्रग थी जिसे मलेरिया के ख़िलाफ़ जो इफ़ेक्टिव थी। अब हम आ जाते हैं जो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया स्पैरोज के बाद। In the end, the hypothesis was tested by direct examination of human beings. In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito। अब ये जो है और टाइप की स्पीशी है मॉस्किटो की, और स्पैरो वाली जिसने बाइट किया था वो और थी। टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट को जब उसने बाइट किया, द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्थी मैन। और कुछ दिनों बाद अलाउ किया गया कि अब वो एक हेल्थी मैन को बाइट करे। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, और उस पर्सन को भी बाद में मलेरिया हो गया। इससे जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल ट्रू साबित हुई और एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया, और ये बात साबित हो गई कि मलेरिया जो है वो मच्छरों की वजह से फैलता है। उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू शो कराया गया है कि जो स्पैरो मलेरिया से इल थी उसे क्यूलेक्स मॉस्किटो ने बाइट किया, और फिर उस मॉस्किटो ने हेल्थी स्पैरो को बाइट किया, तो जो स्पैरो हेल्थी थी वो भी मलेरिया से इन्फेक्ट हो गई। फिर बताया गया कि जो मैन था वो मलेरिया से इल था, उसे एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया और फिर उसे हेल्थी मैन को बाइट करवाया गया, तो वही सेम रिज़ल्ट ऑब्जर्व हुए। इसके बाद साइड बॉक्स में बताया गया है कि इट इज़ एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगी फेवर, जो डेंगी फेवर को ट्रांसमिट करता है। सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनोफिलिस। एनोफिलिस से किस तरह डिफरेंट है, इसकी बॉडी पर आपको वाइट डॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो आज की पूरी स्टोरी थी, जो टॉपिक था, इसमें से आपने जितने भी, जैसे स्टार्ट में था मलेरिया का मतलब क्या है, बैड एयर वाला, उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19th सेंचुरी की ऑब्जर्वेशंस पूछी जा सकती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद AF किंग की ऑब्जर्वेशन, और ये जो MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। इसमें बहुत सारी डेट्स आई हुई हैं कि कब ऑब्जर्वेशंस दी गई। AF किंग ने टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस दी थी, वो 20 दी थी। उसके अलावा जो स्पैरो को मॉस्किटो ने बाइट किया था वो क्यूलेक्स था, जो ह्यूमन को किया था वो एनोफिलिस था। इनका भी नेम पूछा जा सकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपसे MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। इस सारे को आपने अच्छे से
रीड भी करना है और तैयार भी करना है। ये सारा एक साथ इतना ज़्यादा इसलिए समझाया गया है कि पूरा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अगर हम इसे हाफ हाफ करके करते तो नेक्स्ट लेक्चर में पिछली बातें जो थी वो सही तरह से डिस्कस नहीं होनी थी। इस तरह से इस सारे को इकट्ठे डिस्कस किया गया है। अब इसके बाद 2 साइड बॉक्सेस और दिए गए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 साइड बॉक्सेस हैं हमारे पास, इन्हें रीड कर लेते हैं। सबसे पहले में वो कहता है व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो पर्सेस द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स, जब एक फीमेल मॉस्किटो अपने माउथ पार्ट से आपकी स्किन में उन्हें इंटर करती है, शी इंजेक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा, जो वो आप सलाइवा को थूक कह सकते हैं, इनटू द वाउंड बिफोर ड्राइंग ब्लड, तो ब्लड को निकालने से पहले वो कुछ सलाइवा आपकी बॉडी में इंटर करती है। उस सलाइवा इंटर करने का फ़ायदा ये होता है द सलाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल, उसकी फूड कैनाल में ये उस ब्लड को जो है वो जमने से रोकता है। तो अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि वाई फीमेल मॉस्किटो इंटर सलाइवा बिफोर ड्राइंग ब्लड, वो ब्लड निकालने से पहले सलाइवा को इंटर क्यों करती है, तो उसका आंसर आप लोगों ने इस बॉक्स को लिखेंगे। सेकंड में बताया गया है कि फीमेल मॉस्किटो को जो है मैमल्स का जो है ब्लड चाहिए होता है और बर्ड्स का फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, उनके एग्स को मैच्योर होने के लिए ताकि वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकें। मैमल्स ऐसे आप कह लें ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने बच्चों को खुद फीड करते हैं, दूध पिलाने वाले ऑर्गेनिजम्स को मैमल्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें वेल्ट्स के बारे में बताया गया है। वेल्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेल्ट्स के बारे में पूछा जाता है। आप अक्सर देखेंगे जो रेडिश सी स्किन हो जाती है मॉस्किटो को बाइट करने के बाद, उन्हें वेल्ट्स कहते हैं। द वेल्ट्स दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड, ये उस जख्म का रिएक्शन नहीं है, बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द सलाइवा, जबकि सलाइवा की वजह से जो एलर्जी सी हो जाती है उसे वेल्ट्स कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग सबसाइड विद इन सेवरल आवर्स, वो कहते हैं मोस्टली क्या होता है जो इचिंग आप कह लें कि आपका दिल कर रहा होता है उसे खारिश करने के लिए, उसे आप कह लें कि बार बार वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा होता है, एंड स्वेलिंग्स, और जो वो सूज जाता है कुछ ही घंटों में वो स्वेलिंग और इचिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है और वो कैसे कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।